फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। दिस इज़ डॉक्टर हैदर। जैसे कि बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जागृति और टॉपिक हमारा है बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड। तो शुरुआत होती है, बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन थे? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं? एलियन पीस ऑफ डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड में जोड़ते हैं और रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड का फॉर्मेशन करते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम फिनोटाइप का चेंज कर सकें। अच्छा, बेसिकली हम लोग कटिंग और पेस्टिंग करते हैं, है ना? जी। तो अच्छा ये बताइए, कट किससे किया जाता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और जोड़ा किससे जाता है? लाइगेस। लाइगेस से। तो हमेशा कोई चीज़ कट की जाती है तो आर ई यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एल फॉर लिंकिंग, एल फॉर लाइगेस। लाइगेस, लिंकिंग लाइगेस से होती है ना? अच्छा ये बताइए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बताइए क्या क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बनाने के लिए, ठीक। और फिर जो प्लांट्स है उसमें एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेलने के, रिलायंस करने के लिए, और उसके बाद जो क्रॉप फर्टिलिटी इनफर्टाइल हो जाते हैं जल्दी, उनको डिले करने के लिए, फिर इन न्यूट्रिशनल और मिनरलाइजेशन जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको इन्हांस करने के लिए। और किस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट डे एरा में? प्रेजेंट डे एरा में हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, कुछ डिसीज़ेस को ट्रीट करने में। ठीक। और उसके बाद फिर कुछ क्रॉप वैराइटीज़ को इन्हांस करने में ताकि जो मिनरल्स हमें ठीक। प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या इनफर्टिलिटी में इसका यूज़ है? हाँ, इनफर्टिलिटी में और क्या करते हैं हम लोग? दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं, वो भी एक बायोटेक का काम होता है ना? उसमें। दही बनाना। और शराब, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, है ना? बायोरेमेडिएशन में इसका यूज़ है क्या? बायोरेमेडिएशन का मतलब क्या होता है? डिसीज़ क्योर करना नहीं, बायोरेमेडिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना? जो है। अच्छा ये बताइए ज़रा कि सबसे पहला प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, 5 फीचर्स। प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। डीएनए है या आरएनए? डीएनए। डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। किस 1970। किसको बनाया था? साल्मोनेला किस पे? टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या कराता है? टाइफाइड। टाइफाइड कराता है, ठीक है ना? तो पहला बनाया गया था। अच्छा ये बताइए ज़रा, हम लोग डीएनए की पीस को कट करते हैं, कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लाइगेस से जोड़ा जो बना उसका नाम क्या होता है? कौन सा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सके, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीप्लिकेशन को एक टर्म दिया गया है, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं। सी से क्लोनिंग, सी से कॉपी बनना, है ना? तो उसकी कॉपी बनती है तो क्लोनिंग कहलाता है। अच्छा, ये बताइए ज़रा, हाइंड सेकंड के बारे में कुछ बताइए आप। रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है, 6 बेस पेयर्स का है, और इसी साइट पे 6 बेस पेयर पे ही जाके स्पेसिफिक पोजीशन। डिस्कवरी कब हुई थी? 1963। 1963। कितने स्ट्रेन, कितने क्या निकाले गए? 230 स्ट्रेन्स में से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कितने बैक्टीरिया का इस्तेमाल? 230 बैक्टीरिया से 900 जो है निकाले गए थे। अच्छा, ये बताइए ज़रा, हाइंड सेकंड बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है? हाइंड सेकंड बैक्टीरिया के अंदर रिकॉग्निशन साइट का काम करता है। हाइंड सेकंड किसको मारता है? किसको मारता है? हाइंड सेकंड जैसे बैक्टीरिया को, जब बैक्टीरियोफेज खाने आता है तो बैक्टीरिया के अंदर हाइंड सेकंड होता है, तो बैक्टीरिया हाइंड सेकंड रिलीज करता है। रिलीज करके किसके डीएनए को कट करता है? वायरस के, ताकि इसको इन्फेक्शन न होने पाए। तो हाइंड सेकंड एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना? कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया की तरह ये काम करता है। अच्छा ये बताइए ज़रा, जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के प्रोसेस। कौन सी जेल यूज़ होती है? एग्रोज जेल। कहाँ से निकाली जाती है? सीवीड से। अच्छा, इसमें हम लोग जो देखने के लिए कौन सी डाई का इस्तेमाल करते हैं? एथिडियम ब्रोमाइड।
कैसा कलर आता है? ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर। अच्छा, प्रोसेस धीरे से निकालते हैं, प्रोसेस क्या कहलाती है? इल्यूजन। इल्यूशन। गुड। अच्छा, ये बताइए ज़रा, पीसीआर के बारे में पढ़ा है आपने? क्या होता है पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को हम प्रोसेस के थ्रू उसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। बिलियंस ऑफ कॉपीज हम लोग बना देते हैं ना। तो ये बताइए ज़रा, इसके स्टेप बताइए क्या होते हैं? डेट, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, टैग पॉलीमरेज का यूज़ करके एक्सटेंशन। टैग पॉलीमरेज किससे निकाला जाता है? थर्मस एक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया कितने डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है? मोर देन 90। मोर देन 90 यानी 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। ये बताइए ज़रा, पीसीआर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? HIV में, एड्स पेशेंट में, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जब वायरसेस चला जाता है तो जब सिम्टम आता है तभी पता चलता है कि वो बीमारी हुई। आपने लेटेस्ट अभी कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन से टेस्ट में इसका यूज़ किया गया था? डिंग, टाइफाइड, कोरोना में रिवर्स RT-PCR करते थे हम लोग, याद है? कोविड में RT-PCR का टेस्ट होता है। तो पीसीआर का यूज़ हो गया बीमारी को पता लगाने में, है ना, डिसीज़ को ठीक करने में, है ना। तो पीसीआर का बहुत सारा यूज़ है। ये बताइए, कैंसर को पता लगाने में, है ना, जो है। अगला सवाल ये बताइए आप, हाँ, रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग मेडिसिन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉप्स यानी एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो बताइए, कौन सी ऐसी क्रॉप बनाई गई जिसकी बड़ी चर्चाएं हैं हमारी एनसीईआरटी में, और कौन सा जीन इस्तेमाल किया गया? बीटी टॉक्सिन के बारे में बताइए। बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में बताइए आप। बीटी टॉक्सिन जीन बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस में था। उसमें जब इंसेक्ट बेसिकली जब इंसेक्ट में ये बीटी टॉक्सिन जीन होता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होता है। लेकिन जब कोई भी इंसेक्ट इसे इन्फेक्ट करने आता है तो वो उसके गट में जाके गट के मिड एपिथेलियम, हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया प्लांट के अंदर इसको? क्योंकि जो इंसेक्ट उसे कर रहे थे वो उसे डैमेज कर दे रहे थे प्लांट्स को। तो फिर जब वहाँ पे वो इनएक्टिव फॉर्म में था, जब इंसेक्ट्स के गट में जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। क्यों एक्टिव होता है? अल्कलाइन पीएच होता है वहाँ। क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए। अल्कलाइन पीएच हमारी गट में होती है, इसीलिए अब फॉर गट, मिड गट, हाइंड गट, किस गट में ये एक्टिव होता है? मिड गट में एक्टिव होता है। और क्या होता है इंसेक्ट को फिर स्पोर्स बना लेते हैं, वो लाइसिस बनाते हैं, इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है ना। तो हम लोग जो है किस किस क्रॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं बीटी टॉक्सिन जीन का? कॉर्न और टोमेटो, और फिर कॉर्न बोरर। सबसे ज़्यादा किस में इस्तेमाल किया गया है? कॉटन में, इसीलिए नाम पड़ गया बीटी कॉटन। अच्छा, क्राई फर्स्ट ए भी किसको मारेगा? कॉटन बॉलवर्म। सोच लीजिए, यही लोग फंसते हैं। कॉर्न बोरर को करेगा। क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकेंड ए भी कॉटन बॉलवर्म, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, आएगा और आप लोग गलत करेंगे तो गलत मत करिएगा, ठीक है ना। ये बताइए, इंसुलिन सबसे पहले किस कंपनी ने बनाई? एली लिली। कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की। तो क्यों बनाया, क्यों ज़रूरत पड़ी बनाने की? क्योंकि इंसुलिन जो हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है वो बहुत कम अमाउंट में सेक्रेट होता है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूरी है और जल्दी भी चाहिए होता है इंसुलिन की। तो फिर जो एली लिली कंपनी थी उन्होंने इस वजह से बनाया था उन्होंने? आर्टिफिशियल नहीं, और फिर कुछ जो पेशेंट्स थे उन्हें हम सॉल्टेड कैटल्स और पिग से ले रहे थे तो वो एलर्जी कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने आर्टिफिशियली उसको डिज़ाइन किया था। क्योंकि पहले जो है ये कैटल हो गई, बुफेलो हो गई, काऊ हो गई, इनके पेनक्रियाज से निकाला जाता था, तो ये एलर्जी करा रहे थे, और एलर्जी हमारे शरीर पे चकत लाल लाल स्पॉट पड़ जा रहे थे, इचिंग हो रही थी। तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन से निकाला गया कि इसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया जाए, है ना। इंसुलिन के स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन सा मेटल करता है? मैग्नीशियम। गलत बात। कौन? जिंक करता है, जिंक करता है। जिंक और कहाँ पाया जाता है? CID फरार थे। C फॉर कार्बोक्सी एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और उसके बाद कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, हाँ, और उसके बाद I फॉर इंसुलिन, फिर CID, D फॉर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और उसके बाद फरार थे फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन।
नहीं, ट्रिप्टोफैन था और एक और था ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, टायरोसिन। ठीक है ना, और ऑक्सिन हार्मोन, ये सब में जिंक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पिछले साल ये क्वेश्चन आए थे, आगे भी भविष्य में आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए ज़रा, ये दो जो चेन थी वो किस बॉन्ड से जुड़ती है इंसुलिन की? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, किस ग्लैंड से? पैनक्रियास, सोच लीजिए। नहीं लिवर। लीवर से रिलीज होता है, सोच लीजिए। इंसुलिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स लिवर से होते हैं और इंसुलिन पैनक्रियास से होता है। किस सेल से? पैनक्रियास के। हेपेटोसाइट्स। पैनक्रिया हेपेटो तो लीवर होता है। लिवर। पैनक्रियास के अल्फा सेल या बीटा सेल? नहीं, बीटा सेल्स। भी क्यों इतना कंफ्यूजन, और लीवर और पता नहीं क्या क्या जो है। तो अल्फा सेल होती हैं, बीटा सेल होती हैं, डेल्टा सेल हम लोग पढ़ते नहीं हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन रिलीज होता है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, इंडोक्राइन पोर्शन होता है, ठीक है ना। इंडोक्राइन पोर्शन कितना % पाया जाता है इसमें, पैनक्रियाज में? 1 से 2% होता है, और 1 से 2 मिलियन पाया जाता है, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन आप गलत कर रही हैं ये वाले, बाकी अच्छे क्वेश्चन आपने बताए हैं। बताइए अगला सवाल जो है हमें, कि बीटी टॉक्सिन जीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ के आना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले जो है कौन सा प्लाज्मिड सिंथेसाइज्ड किया गया आर्टिफिशियली, जो उसका नाम क्या था, प्लाज्मिड जो सिंथेसाइज्ड किया गया है? PBR322। इस पे कितने जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मौजूद थे? 2। कौन कौन? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन था? टेट्रासाइक्लिन में 2 साइट्स थी, बाम H1 हाँ। और SAL1। और इस पर एम्पिसिलिन पर? एम्पिसिलिन में PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट। PST फर्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा रोप क्या होता है? रोप तो फिर वो पर्टिकुलर जीन प्रोटीन इनकोडिंग जीन है। प्रोटीन इनकोडिंग जीन। देखो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो लिखे गए हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। अच्छा प्रोब क्या होता है? प्रोब? हाँ रोप, प्रोब, और अभी मैंने क्या कहा था, ओराई। तो बताइए। प्रोब नहीं, सेगमेंट ऑफ DNA और RNA, ठीक है ना, जिसे प्रोब कहते हैं, प्रोब हाँ। है ना। अच्छा ये बताइए, इलाइजा टेस्ट किसके लिए करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में होता है। किस में, किस बीमारी में हम लोग इलाइजा टेस्ट करते हैं? टेस्ट इलाइजा का फुल फॉर्म पहले बताइए। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। किस बीमारी में करते हैं? इलाइजा हम सोच लीजिए, याद आ जाएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एड्स में, कैंसर में, टाइफाइड में। एड्स, कैंसर, टाइफाइड, कैंसर में। एड्स में करते हैं। किस में करते हैं? एड्स में करते हैं। अच्छा PCR हम लोग किस में करते हैं? PCR तो HIV में। HIV में ना। टाइफाइड विडाल टेस्ट कहाँ करते हैं? विडाल टेस्ट टाइफाइड में। टाइफाइड में करते हैं, ठीक है। ये बताइए ज़रा, सबसे बेस्ट इन लोगों में कौन सा टेस्ट है? सबसे बेस्ट PCR। क्यों? क्योंकि जब सिम्टम्स नहीं आए हुए हैं बॉडी में तब वो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेता है। यानी इंक्यूबेशन पीरियड में अगर जो है बैक्टीरिया या वायरस आपके मौजूद हैं तो PCR उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये बताइए राइस की कितनी वैरायटीज़ पाई गई थी? राइस की वैरायटीज 2 लाख। 2 लाख। और बासमती राइस की? बासमती की 27 वैरायटीज़ थी, है ना। तो बताइए ज़रा, कौन लोग, बायोपिरेसी का मतलब क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है कि किसी और की चीज़ को खुद का नाम देके मार्केट में प्रोड्यूस करना। यही चोरी कर ले गए। तो कौन कौन सी हमारी चोरी कर ले गए थे ये लोग? नीम, टर्मरिक, बासमती। अच्छा गटक क्या होता है? गटक रिकॉग्निशन साइट है। क्या है, कौन सी? EcoR1 की। हाँ EcoR1 की। EcoR1 की। तो गटक क्या है ये, मतलब किसको कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे EcoR1 जाके कट करता है। कहाँ से कट करता है? DNA से। मतलब किस साइड से? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, लेकिन कौन सी जगह से कटता है गटक में? गटक में पहले होते क्या क्या हैं ये बताओ। GAATTC। हाँ कहाँ से कट करता है? वो सेंटर से या अलग जगह से? नहीं, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम दी सेंटर। सेंटर। ये बताइए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज़ करते हैं प्लांट्स में। किस लिए, क्या ट्रांसफ़र करने के लिए?
जीन्स को ट्रांसफ़र जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए ना। अच्छा ये बताइए ज़रा, हम लोग HIV में किसका इस्तेमाल करते हैं? HIV में मतलब एनिमल में ट्रांसफ़र करने के लिए रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का है ना। अच्छा ये बताइए ज़रा, हम लोग बैक्टीरिया के अंदर DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसे डाइवैलेंट कटायन से ट्रीट हाँ, करेंगे, कौन सा नाम? कैल्शियम। कैल्शियम या मैग्नीशियम। उसके और बाद फिर उसे पहले आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक देंगे, फिर उसके बाद फिर से आइस यानी आइस, हीट, आइस है ना। माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज़ करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स में यूज़ करते हैं। अच्छा, इंजेक्शन एनिमल को लगाया जाता है एनिमल में। अच्छा प्लांट में? बॉम्बिस्टिक्स या फिर जीन गन। हाई वेलोसिटी पार्टिकल से क्या करते हैं? DNA को बम्बार्डेड करते हैं ना। हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं महंगे महंगे, कौन कौन? टंगस्टन और सिल्वर। सिल्वर और गोल्ड भी। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जब प्रोडक्ट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है तो उसको सेपरेट करना, उसको प्योरीफाई करना, इस चीज़ को कहते हैं, है ना। सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। और उसके बाद चेक होने के बाद मार्केट में मार्केट में RNAi क्या था? RNA इंटरफेरेंस। ये जब कोई भी नेमाटोड मेलाइडोगानी इनकॉग्निशिया हमारे टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा था, तो RNAi की हेल्प से हमें उसे डबल स्टैंडर्ड RNA बना दिया था, ताकि जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस ना हो पाए। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड RNA कभी प्रोटीन नहीं बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, इसलिए ना। हम लोग किसकी हेल्प से हम लोगों ने DNA ट्रांसफ़र किया था? किसकी हेल्प से? ट्रांसपोजोन्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अभी आपने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज्ड टू ट्रांसफर दी DNA इन प्लांट। और एनिमल में किसका इस्तेमाल? रेट्रोवायरस। तो बताइए कौन सी बीमारी में एनिमल के रेट्रोवायरस का इस्तेमाल किया गया था? कौन सी बीमारी में रेट्रोवायरस का यूज़ किया गया था? जब ADA डेफिशिएंसी। ADA डिफिशिएंसी यानी जीन थेरेपी। किसमें कब किया गया था? 1990। कितने साल की बच्ची थी? 4 इयर्स की। क्या कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया था? 4 थे। उस पहले तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और उसके बाद फिर लिम्फोसाइट्स कल्चर, ठीक। और फिर एम्ब्रायनिक स्टेज परमानेंट इलाज यही था कि जब बेले याद है ना, बेले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, लिम्फोसाइट का कल्चर, और एम्ब्रियोनिक ई फॉर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही परमानेंट क्योर पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। अच्छा, ये बताइए ज़रा, सारे सवाल तो आपने बता दिए। 1997 में क्या क्या हुआ है? 1997 में बासमती राइस वाला था। हाँ, और उसके बाद फिर रोजी काऊ वाला। रोजी काऊ की खासियत क्या थी? उसके पास 2.4 ग्राम पर लीटर लैक्ट एल्ब्यूमिन वाले प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छा। ये बताइए ज़रा, हम लोग इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लेते हैं? इंसुलिन को ओरली इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। अच्छा, और फिर ओरली नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं ले सकते? ओ सॉरी, ओरली लेते हैं। ओरली नहीं लेते हैं। के थ्रू लेते हैं। तो ओरली क्यों नहीं ले सकते? ओरली क्योंकि वो ब्लड तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सही है, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि स्लो प्रोसीजर है तो। नहीं, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है और हमारे स्टमक में जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसको बताइए कहाँ लिया जाता है? इंसुलिन कहाँ लगाई जाती है? इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ लगता है? नहीं। ऑप्शन अराउंड अम्बलाइकस, थाई। हाँ, कहाँ? अराउंड अम्बलाइकस। दोनों जगह लगता है, अराउंड अम्बलाइकस भी और थाई में भी। लेकिन अम्बलाइकस मोस्ट प्रिफरेबल साइट है ना। इजीली लोग जो है इंसर्ट कर देते हैं। और खाना खाने से पहले दिया जाता है या खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद दिए, गड़बड़। खाना खाने से पहले लिया जाता है। तो जितने लोग इंसुलिन का इंजेक्शन्स ले रहे हैं, कृपया वो खाना खाने से पहले अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई डोज के हिसाब से वो जो है इंसुलिन ले सकते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के लोगों को इंसुलिन पे चलना ज़रूरी होता है। उसके अलावा उनके कोई चारा नहीं है, वो ड्रग पे नहीं होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ उनको होती है जिनकी एज जो है कम होती है, यानी लेस दैन 30 ईयर्स के लोगों में डायबिटीज़ जो बचपन से हो जाती है। और 30 से 35 साल के बाद
जो किसी को डायबिटीज़ होती है उसे टाइप 2 कहते हैं, उनके ड्रग्स भी काम चलता है। लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल हो रही है तो लास्ट में हमें इंसुलिन के इंजेक्शन पे आना पड़ता है, ठीक है ना। चले, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेते समय आप ध्यान रखिए कि आप जो है कोई टॉफ़ी ज़रूर रखिए। होता है कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है और ग्लूकोज लेवल हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाता है, तो हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, यानी बेहोश होकर गिर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, देखने वाले भी और उनके जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए ज़रा, आप बहुत अच्छा बता रही हैं, तो एक सवाल और बताइए। बताइए बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं और इसमें क्या किया जाता है और कितने तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं? 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स है, स्टिर टाइप, स्पार्स स्टिर टाइप। 100 से 1000 लीटर्स के होते हैं। बायोरिएक्टर्स के अंदर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं ताकि जो प्रोटीन्स हैं हम उसे अकोमोडेट कर सकें, उसे प्रोड्यूस कर सकें और बेनिफिट ले सकें। हाँ, इसमें हम लोग पीएच, टेम्परेचर है ना, सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट सब कुछ मेंटेन होना चाहिए जैसे हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अच्छा, ये बताइए काइटिनेज किसको डाइजेस्ट करता है? काइटिनेज जो सेल की मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, मुझे मान लीजिए एक सेल है, उससे मुझे आरएनए निकालना है, तो मैं कौन से एंजाइम नहीं यूज़ करूँगा? जब आरएनए निकालना है तो राइबोन्यूक्लियेज का यूज़ नहीं होगा। बताइए प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको करता है। अच्छा, आरएनएस क्या करता है? आरएनए को डाइजेस्ट आरएनए को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम? लाइसोजाइम करेगा वो लाइपेज को, बैक्टीरिया को। और लिपिड को कौन करेगा? लिपिड को करेगा वो एल से लिपिड, एल से लाइपेज, ठीक है ना। अच्छा, काइटिनेज? काइटिनेज प्लांट की वॉल को, प्लांट की, सोच लो। काइटिन की लेयर कहाँ पाई जाती है? फंजाई में। तो किसको वाल को तोड़ेगा? फंजाई की वाल को तोड़ेगा, है ना। तो ये एमसीक्यू, बल्कि ये मैचिंग के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने, जो है काफ़ी अच्छा रहा। और ऐसे ही सारे चैप्टर अगर आपके तैयार होंगे तो आप अच्छा कर जाओगी, अगर ऐसे नहीं तैयार होंगे तो कृपया आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो सारे चैप्टर्स आप ऐसे ही तैयार करिए कि आपको जो है बायो ब्लॉगिंग में जिस तरह से आपने तैयार किया है ना, तो ये चैप्टर तो आपको बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। लेकिन और चैप्टर भी आप इसी तरह से करिए। सबसे ज़्यादा ये बताइए ज़रा, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ जो है सबसे पहले टेस्टिंग किस पे की जाती है? माइस पे। उसके बाद मंकी पे। उसके बाद ह्यूमंस पे। मैन पे। तो M याद रखिएगा, माइस, मंकी, मैन। उसके बाद जाके उसको रिलीज़ किया जाता है मार्केट में, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले जो है सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।